पार्ट 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब रियोक शूटिंग कर रहा है तो उसके माँ को देखते ही उसका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से वो अपनी कार को मोड़ नहीं पाता और उसके बाद उसकी कार का एक बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। रियोक को ऐसी हालत में देख के शूटिंग में सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा होता है। जहाँ हम यूजिन को देखते हैं जो रियोक को देखने के बाद बहुत ही परेशान दिखता है और आगे जब यूजिन माँ की ओर देखता है तो माँ की हालत भी काफ़ी बुरी है, जो कि घबराते हुए रोना शुरू कर देती है। माँ को रोता हुआ देखकर यूजिन को भी अच्छा महसूस नहीं होता और आगे उसे समझ आ जाता है कि माँ भी रियोक को पसंद करती है, जिसके बाद यूजिन और भी ज़्यादा उदास हो जाता है। तो आगे रियोक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ सबसे पहले CEO पार्क्स की कार आती है और आगे वो हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनके जाने के बाद हमें चार्ल्स ग्रुप के बाकी सदस्य देखने के लिए मिलते हैं। और तभी हम मैनेजर जून को देखते हैं, जो कि रियोक की ऐसी हालत को देखकर बहुत ही बुरे तरीके से परेशान हो चुके हैं, जिनकी ऐसी हालत देखकर CEO पार्क्स को समझ आ जाता है कि मैनेजर जून खुद को रियोक से इमोशनली कनेक्ट कर चुके हैं। जिसके बाद हम वार्ड के बाहर चार्ल्स ग्रुप के बाकी सदस्यों को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। और आगे हमें महाशिम और यूरी दिखते हैं, जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर रियोक के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। जहां माँ को देखते हैं, जो कि अब बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो चुकी है। जिसके बाद हम रिपोर्टर जुंगी को वापस से जिहाक के कैफे में आकर उनसे मिलते हुए देखते हैं, जो बार बार जिहाक से बस एक ही सवाल कर रही है कि युंजू कहाँ पर है, क्योंकि वो जानती है कि युंजू बार बार आके जिहाक से मिलता है, लेकिन जिहाक उसके सवालों का जवाब नहीं देते। और तभी रिपोर्टर जुंगी का फ़ोन बजता है और रियोक के एक्सीडेंट की खबर रिपोर्टर जुंगी को भी पता चल जाती है। जिसके एक्सीडेंट की खबर सुनते ही युंजू जिहाक को कॉल लगाता है। फिर आगे हम मैनेजर जून को CEO पार्क से कहते हुए सुनते हैं कि आज रियोक का स्टंट डबल नहीं आया था और इस वजह से रियोक खुद से स्टंट कर रहा था। तो CEO पार्क मैनेजर जून पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रियोक की इस हालत का जिम्मेदार वो मैनेजर जून को ठहराते हैं, ये कहते हुए कि अगर आज रियोक की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मैनेजर जून होंगे। जिसके बाद मैनेजर जून शांत हो जाते हैं। फिर आगे हम चार्ल्स ग्रुप के सभी सदस्यों को रियोक से मिलने के लिए आते हुए देखते हैं, जहां मैनेजर जून उन सभी को कहते हैं कि अब रियोक को खतरा नहीं है, जिस बात से वो सभी खुश हैं। और आगे जैसे ही वो सभी कमरे से बाहर आते हैं तो उन्हें लालिमा रूम के अंदर जाते हुए दिखती है, जो कि रियोक के एक्सीडेंट को सुनते ही उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में चली आई। जो चार्ल्स के ग्रुप से रियोक के कमरे के बारे में पूछती है और वो उसे कमरे का नंबर बता देते हैं। रियोक को बेड पर लेटे हुए देखते ही लालिमा मैनेजर जून से कहती है कि उन्होंने रियोक को बिना रेस्ट देते हुए कई दिन तक काम करवाया और कई दिन तक ना सोने की वजह से ही रियोक आज ठीक से काम नहीं कर पाया, जिस वजह से मैनेजर जून उसे कुछ भी नहीं कह पाते। और आगे वो मैनेजर जून को कहती है कि उन्हें रियोक का थोड़ा तो भी ख्याल रखना चाहिए था, जिसकी ये सब बातें सुनने के बावजूद मैनेजर जून के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। तो आगे जब यूजिन अपने कमरे में वापस पहुंचता है तो उसके ग्रुप का मेंबर यूजिन से कहता है कि रियोक अभी तक जिंदा है या मर चुका है। और आगे वो उसे कहता है कि काश मैं भी उसका एक्सीडेंट देखने के लिए वहाँ पे मौजूद होता। जिसके बाद से गुस्सा होकर यूजिन अपने कमरे में चले जाता है और आगे वो बार बार उस समय को याद करता है जहाँ महा रियोक की ऐसी हालत को देखकर निराश होते हुए रो रही थी। और तभी यूजिन को महा कॉल करके उसे रियोक की हालत के बारे में पूछती है, पर क्योंकि यूजिन को भी कुछ नहीं पता था तो वो महा को कुछ भी नहीं बता पाता, जिस वजह से महा और भी ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। और आगे जब लालिमा मीडिया से बचते हुए जैसे ही अपने कार के अंदर जाके रोना शुरू कर देती है तो उसे महा दूर से देख लेती है। महा को वहाँ पर देख के लालिमा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, जिसके बाद उसकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में अगली सुबह होते ही हम मैनेजर जून को रियोक के पास बैठे हुए देखते हैं, जो कि पूरी रात बस रो रहे थे। जहाँ वो बार बार रियोक से उसकी आंखें खोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो रियोक को इस हालत में नहीं देख सकते। और आगे वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अगर रियोक उनकी बात को मानते हुए वापस उड़ जाता है तो वो बस वही करेंगे जो कि रियोक उनसे करने के लिए कहेगा। जिसके बाद रियोक अचानक से उड़ जाता है और उनसे पूछता है कि पक्का मैं ऐसे ही कर सकता हूँ क्या, जिसे अचानक से अपने आंखें खोलता हुआ देख मैनेजर जून को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रियोक को होश नहीं आ रहा है, जबकि रियोक पिछली रात को ही ठीक हो गया था और वो सुबह तक बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। और उसी दौरान जब जिहाक महा को सिटकॉम की शूटिंग के लिए ले जा रहे होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि महा बहुत ज़्यादा निराश है। तो आगे वो महा को कार में आराम करने के लिए कहते हैं। शूटिंग सेट में पहुंच जाने के बाद महा बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है। और आगे जब शूटिंग में ब्रेक होता है
तो माँ चॉय और कांग के पास जाकर रियो की हालत के बारे में पूछती है, जिस पर कांग कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और तभी चॉय उससे कहता है कि वो तेरे बारे में नहीं बल्कि रियो के बारे में पूछ रही है। तो आगे चॉय माँ को समझाता है कि अब उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि रियो अब खतरे से खाली है। तो आगे माँ उसे कहती है कि उसे रियो के बारे में हर एक शख्स अलग अलग खबर दे रहा है, जिसे इतना ज़्यादा परेशान होते हुए देख चॉय और कांग एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि ये भी रियो को पसंद करती है। और आगे जब वो दोनों बाहर की ओर जाते हैं तो उन्हें अपने पास आते हुए मैनेजर जुंग दिखते हैं, पर वो वहाँ पर चॉय और कांग के लिए नहीं बल्कि माँ को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, जिसे ले जाने के लिए वो जिहाक से परमिशन लेते हैं। तो आगे माँ जिहाक को जाकर उसके और रियो के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। तो आगे मैनेजर जुन के कई बार कहने की वजह से जिहाक उसे मैनेजर जुन के साथ भेज देते हैं। तो जैसे ही माँ कार के अंदर जाती है वहाँ कांग और चॉय पहले से ही बैठे थे और आगे वो मैनेजर जुन को ये जिद करते हैं कि वो दोनों भी साथ चलेंगे। तो आगे जैसे ही वो सभी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो चॉय और कांग पूरी मीडिया को अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं ताकि माँ चुपके से पिछले दरवाजे से अंदर चले जाए। और उसी दौरान जब रियो इस बात को सोचने लगता है कि जब माँ उससे मिलने आएगी तो वो उसके सामने ज़्यादा दर्द में होने की तकलीफ वाली एक्टिंग करेगा। माँ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे अंदर आते हुए देख वो बेहोश होने का नाटक करता है। तो आगे माँ उसे बेड पर लेटे हुए देख बहुत बुरी तरीके से रोना शुरू कर देती है क्योंकि माँ रियो के एक्सीडेंट की वजह खुद को मान रही थी। तो आगे वो रियो से कहती है कि उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार वो खुद हैं, जिसे रोता हुआ देखकर रियो एक सेकंड के लिए आँख खोल के उसे देखता है, लेकिन बाद में वो अपनी आंखों को बंद करके वापस से नाटक शुरू रखता है, जहाँ रोते हुए माँ इस बात का खुलासा करती है कि जिस रात को रियो उसे उसका बैग वापस करने के लिए आया था उस रात वो रियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और उस वक्त भी जब रियो ने शो के शूटिंग के दौरान माँ के साथ डांस किया था, पर कंपनी के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट वो जा नहीं पाई, जिस वजह से उसने रियो को कभी नहीं बताया कि वो भी रियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और इन सब बातों को कह देने के बाद वो वापस से रोना शुरू कर देती है, जिसकी सारी बात सुन लेने के बाद रियो अचानक से अपने बेड से उठता है और उसे पूछते हुए कहता है कि क्या तुमने जो ये सब बातें कही वो सच है, मतलब कि क्या माँ सही में रियो को पसंद करती है। जिसे ऐसी हालत में देखकर माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद रियो अपने बिस्तर से उठकर उसके करीब आता है और माँ से कहता है कि माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और आगे हम रियो को माँ से किस करते हुए देखते हैं, जहाँ माँ को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके कुछ देर बाद वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, मतलब कि दोनों ही ऑफिशियली कपल बन चुके हैं। और उसी वक्त कांग और चॉय मीडिया और रियो के फ़ैन क्लब का ध्यान भटकाने के लिए बाहर इंटरव्यू दे रहे होते हैं। और माँ के हॉस्पिटल से निकल जाने के बाद वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। रात होते ही जैसे ही माँ अपने कमरे में पहुँचती है तो उसके मोबाइल में रियो का कॉल आता है, जो माँ से कहता है कि वो उसे मिस करता है। जिस बात से पहले तो माँ खुश होती है, लेकिन बाद में घबराते हुए कॉल को कट कर देती है। जिसके बाद हमें मैनेजर जून, चॉय और कांग तीनों ही काफ़ी थके हुए दिखते हैं, जहाँ वो रियो और माँ के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हांजा कमरे से होकर गुजर रहा होता है तो वो तीनों अटेंशन होकर बैठ जाते हैं। फिर आगे उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो तीनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बात को किसी और को नहीं बताएंगे, खासकर के सीईओ पार्स को। और तभी वहाँ से कांग होकर गुजरता है, जिसे देखकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद वो तीनों मिलकर एक दूसरे से वादा करते हैं। तो आगे जब कांग और हांजा वहाँ से वापस अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो वो तीनों फिर से चुप हो जाते हैं। अगली सुबह माँ बहुत ही ज़्यादा खुश दिखती है, जिसे काउंटर पर जिहाक की जगह किसी और लड़की को देख के हैरानी होती है, क्योंकि आज से वो लड़की जिहाक के कैफ़े में काम करने वाली है। माँ उसे अपना नाम बताने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो लड़की उसे रोकते हुए माँ के खाने के ऑर्डर के बारे में पूछती है। और आगे जब माँ उसे अपना ऑर्डर बताती है तो वो लड़की माँ से पैसे की मांग करती है, जिस बात को सुन लेने के बाद माँ को हैरानी होती है, क्योंकि उसने आज तक जिहाक के कैफ़े में कभी पैसे नहीं दिए। जहाँ बैठे हुए शिम और यूरी माँ को अपने पे किए हुए बिल दिखाते हैं, जिसके बाद जिहाक आकर माँ को कहते हैं कि आज से उन्होंने भी कॉफ़ी के लिए पैसे देने शुरू कर दिए। और आगे वो तीनों से कहते हैं कि उन्हें जो लड़की काम करने के लिए चाहिए थी वो उन्हें मिल चुकी है, तो आज से वो बस मैनेजर के जॉब पर ध्यान देंगे। अगले सीन में हम रियो को अपने बेड से उठकर वापस जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद मैनेजर जिन वहाँ आकर रियो से कहते हैं कि डॉक्टर ने उसके डिस्चार्ज होने के दिन अब तक डिसाइड नहीं किए हैं। तो रियो उनकी बात को नहीं मानता और आगे उनके सामने
एक्सरसाइज करता है इस बात को साबित करने के लिए कि अब वो ठीक हो चुका है। और आगे वो मैनेजर जुन को उसे साइड देने के लिए कहता है, पर वो उसके सामने से नहीं हटते। जिसके बाद रियोक वहाँ से ज़बरदस्ती करके भागना चाहता है, पर मैनेजर जुन पूरी ताकत लगाकर उसे बिस्तर की ओर ढकेल देते हैं। तो वो रियोक को सच बताते हैं कि उन्होंने सभी न्यूज़ चैनल्स को ये बताया है कि रियोक की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, तो तुम्हें अस्पताल में और भी ज़्यादा दिन तक रुकना पड़ेगा। पर रियोक वहाँ पर रुकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो अस्पताल में ही एडमिट रहा तो वो माँ से नहीं मिल पाएगा। तो आगे वो मैनेजर जुन को धोखा देते हुए वहाँ से भागने लगता है, जिसके पैंट को पकड़ते हुए मैनेजर जुन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि तुम तुम्हारे चक्कर में हमें क्यों डुबा रहे हो। जिस पर रियो कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, पर मैनेजर जुन उसे जाने नहीं देते। जिसके बाद हम एनर्जी एंटरटेनमेंट के ऑफिस में हांजाए को सीईओ पार्क्स के सामने देखते हैं, जहां सीईओ पार्क्स हांजाए से कहते हैं कि उसे अपने टीम की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैनेजर जुन दिल की काफ़ी नर्म है और इस वजह से सीईओ पार्क्स उस पर भरोसा नहीं कर सकता और वो बस हांजाए पर ही भरोसा रख सकता है। जिनकी बात सुन लेने के बाद हांजाए उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि वो अब समझ गया है और वो सीईओ पार्क्स को निराश नहीं होने देगा। पर तभी सीईओ पार्क्स को मैनेजर जुन का कॉल आता है, जो कि उनसे पूछते हैं कि क्या रियोक बाहर जा सकता है। जिस बात से गुस्सा होते हुए सीईओ पार्क्स मैनेजर जुन को कहते हैं कि उसे 2 दिन तक अस्पताल में कैद करके रखो। इस बात को जान लेने के बाद रियोक शांत हो जाता है और आगे माँ को मैसेज करके बताता है कि उसे बस 2 दिन तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ेगा। और आगे वो माँ से वादा करता है कि उसके डिस्चार्ज होने के दिन वो माँ को जाकर मिलेगा। रियोक का मैसेज पढ़ते ही माँ खुश हो जाती है और आगे जैसे ही माँ रियोक को एक टेडी बियर वाला स्टिकर भेजती है, तो रियोक को समझ नहीं आता कि जवाब में वो कौन सा स्टिकर भेजे। तो आगे वो मैनेजर जुन से एडवाइस मांगता है, पर वो भी उसकी मदद नहीं कर पाते, जिस पर वो उन्हें बेकार कहता है। तो वो गुस्सा होते हुए रियोक से फ़ोन को छीन लेते हैं और एक ऐसा स्टिकर भेजते हैं जहां 2 बेर एक दूसरे को किस कर रहे थे। और इस बात से गुस्सा होते हुए रियोक मैनेजर जुन को कहता है कि आप सच में यूज़लेस हो। जिसके बाद हम माँ को देखते हैं, जो अपने फ़ोन में उस स्टिकर को देखकर मुस्कुरा रही होती है। जिसके कुछ देर बाद चॉय और कांग माँ के पास आकर उसे कहते हैं कि हमें पता है कि तुम रियोक को मैसेज कर रही हो, और आगे उसे याद दिलाते हुए कहते हैं कि कल रात जो उन्होंने माँ और रियोक के लिए किया उसे उन दोनों को ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसके बाद माँ उन दोनों को ही थैंक यू बोलती है। फिर आके कांग उसे कहता है कि अगर रियोक ने तुम्हें कभी परेशान किया तो तुम हमें बता सकती हो, और उसे इस बात का भी एहसास कराते हैं कि वो दोनों माँ की साइड में ही हैं। जिस बात को सुन लेने के बाद वो हंसना शुरू कर देती है। 2 दिन बीत जाने के बाद जब रियोक वापस से अपने कमरे में आता है तो शाज ग्रुप के सभी सदस्य उसका स्वागत करते हैं। और अगले दिन जब वो वापस से शूटिंग में जाता है तो वहाँ उसके फ़ैन क्लब की सारी लड़कियाँ रियोक का स्वागत करते हुए उसे शूटिंग के लिए गुड लक कहती हैं। और आगे जब रियोक शूटिंग सेट में जा रहा होता है तो यूजिन उसे रोकते हुए उसके हेल्थ के बारे में पूछता है। तो रियोक उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा अच्छी है। फिर आगे कुछ देर तक चलने के बाद वो खुद को रोकते हुए यूजिन की ओर मुड़ के कहता है कि क्या वो माँ को पसंद करता है। जिसका जवाब देते हुए यूजिन कहता है कि वो माँ को पहले पसंद करता था और अब वो उसकी बस एक अच्छी दोस्त है। जिस बात से रियोक को खुशी महसूस होती है, लेकिन यूजिन उसे वापस से याद दिलाता है कि वो माँ का बेस्ट फ्रेंड है, और अगर रियोक उसे दुखी करता है तो यूजिन उसके साथ हमेशा रहेगा। उसकी ऐसी बात सुन लेने के बाद रियोक को वापस से उस पर गुस्सा आता है, लेकिन यूजिन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से शांति से चले जाता है। पर यूजिन के वहाँ से जाते वक्त रियोक उसे गुस्से से देख रहा होता है। और आगे जैसे ही शूटिंग की शुरुआत होती है तो रियोक सही समय पर कार को रोक देता है, और कार से बाहर निकलते ही फाइट सीन शुरू हो जाता है, जहाँ फाइट सीन के एंड में रियोक और यूजिन एक दूसरे के आमने सामने जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को नफरत भरी आंखों से देख रहे होते हैं। और इसके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो कि सुवोक के स्टूडियो में है, जहाँ वो दोनों ही म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं। और उसी वक्त बैंग वहाँ पर आ जाता है, जिसने शेड्यूल में पहले ही पता कर लिया था कि यूरी इस दिन आने वाली है। तो जैसे ही यूरी बैंक की ओर देख के उसे हेलो कहती है, बैंक को अंदर से खुशी महसूस होती है। और आगे जैसे ही वो यूरी को साथ में काम करने के लिए पूछता है तो उसे यूरी वापस से मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो काफ़ी बिजी है, और वो वहाँ से उठकर चले जाती है। जिस पर बैंक उसे रोकते हुए कहता है कि वो बस उसी के साथ अकेले काम करना चाहता है, मतलब कि पूरे टीम का कोलैब नहीं होने वाला, बल्कि उन दोनों का एक ही साथ कोलैब होगा। पर इसके बावजूद यूरी उसके ऑफर को ठुकरा के वहाँ से चले जाती है, जिससे बैंक का बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है।
और क्योंकि सुयो की इन सभी बातों को देख लिया था तो उसे बहुत बुरी तरीके से हंसी आ रही होती है। रियो की शूटिंग खत्म होती ही जब आधी रात हो जाती है तो वो मैनेजर जून से उनकी गाड़ी की चाबी मांगता है ताकि वो माँ से मिलने जा सके, जहाँ मैनेजर जून को उसे गाड़ी की चाबी देने की इच्छा तो नहीं होती पर उन्हें न चाहते हुए भी देना पड़ता है। तो आगे जैसे ही रियो रास्ते में माँ का इंतज़ार कर रहा होता है वो छुपते हुए उसके कार में आके बैठ जाती है, जहाँ रियो माँ से कहता है कि इस दिन को उसे याद रखना चाहिए क्योंकि आज वो पहली बार डेट में जाने वाले हैं। जिस बात से माँ खुश हो जाती है और आगे वो दोनों ही जैसे कार में बैठ के ब्रिज की ओर बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ शाज ग्रुप के फैन क्लब की लड़कियाँ कैमरा लेकर तैनात होती हैं, जिन्हें देख लेने के बाद रियो ब्रिज पर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और आगे एक पार्क में जाता है। पर वहाँ पर भी कुछ लोग होने की वजह से वो वहाँ पर जाने का प्लान भी कैंसिल कर देता है और आगे जब कोई भी जगह नहीं बचती तो रियो कार को एक ही जगह पर गोल गोल घुमा रहा होता है, जिसके बाद वो वापस अपने कमरे में आ जाता है जहाँ वो काफ़ी उदास दिख रहा होता है। तो चॉय और कांग उसे उसकी उदासी की वजह पूछते हैं पर वो उनसे एक शब्द नहीं कहता, जिसके कुछ देर बाद बैंग वहाँ आ जाता है। बैंग भी उदास दिखता है क्योंकि उसका भी दिन कुछ अच्छा नहीं गया और आगे जैसे ही रियो उससे उदास होने की वजह पूछता है तो बैंग रियो को यूरी के बारे में बताता है, बिल्कुल रियो के स्टाइल में ए और बी की कहानी, जिस पर रियो उसे रोकते हुए कह देता है कि ए और बी की कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, तुम सी और डी पर आओ। तो बैंक खुद का नाम सी रखता है और यूरी का नाम डी रख के अपनी कहानी बताना शुरू करता है, ये कहते हुए कि सी जब भी डी से बात करने की कोशिश करता है तो डी उसे जवाब न देते हुए वहाँ से चले जाती है। मतलब कि डी कभी भी सी से बात नहीं करती, पर इसके बावजूद सी को डी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर रियो उसे कहता है कि सी को हार न मानते हुए डी से बात करने की कोशिश करते रहना चाहिए क्योंकि किसी न किसी समय पर डी को सी की मदद पड़ेगी। जिस बात से खुश होते हुए बैंक रियो को थैंक यू बोलता है। तो आगे रियो मैनेजर जून को कॉल लगा के बताता है कि उसका शेड्यूल चेंज होकर सुबह 6 बजे हो चुका है और इसी वजह से मैनेजर जून को सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। और आगे जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो रियो महा को कॉल लगा के उसे घर के बाहर आने के लिए कहता है। तो महा जल्दी करके घर के बाहर आती है जहाँ रियो पहले से ही खड़ा था और आगे जब वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो रियो उसे बताता है कि वो उसे मिलने के लिए आया क्योंकि 4 बजे सारी दुनिया सो रही होती है और उन्हें यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, जिस बात से माँ हंसना शुरू कर देती है। और आगे हम मैनेजर जून को देखते हैं जो कि रियो को घड़ी दिखाते हुए शूटिंग में चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद रियो माँ को बाय कह के वहाँ से जाने लगता है, जहाँ रियो वहाँ से जाना तो नहीं चाहता था पर मैनेजर जून उसे धक्का देते हुए वहाँ से गाड़ी में बैठा देते हैं। और आगे हम शूटिंग में लालिमा को देखते हैं जो कि एक ऐड की शूट कर रही है जिसमें रियो उसका साथ देगा। तो शूटिंग सेट में रियो के पहुंचते ही लालिमा उसे देखते ही खुश हो जाती है और आगे जैसे ही रियो अपने मेकअप रूम में आता है तो उसके मोबाइल में माँ का मैसेज आ रहा होता है जिसे पढ़कर वो मुस्कुरा रहा होता है और उसकी ऐसी हरकतों को लालिमा देख लेती है, जिसके बाद वो उसके करीब आकर उससे पूछती है कि उसका बर्ताव काफ़ी बदल चुका है और आगे वो उससे कहती है कि उसका बिहेवियर किस लड़की ने चेंज किया है और अंत में वो उससे पूछ ही लेती है कि वो किस लड़की को डेट कर रहा है, जिसका जवाब देते हुए रियो हाँ कहता है। तो आगे वो उससे लड़की का नाम पूछती है तो रियो उसे नाम बताना नहीं चाहता और तभी अचानक से मैनेजर जून आ जाते हैं, जिन्हें अंदर आते देख माँ उनसे पूछती है कि मैनेजर जून ने रियो को माँ को डेट करने की परमिशन कैसे दे दी। जिस बात से हैरान होते हुए वो लालिमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये बात बाहर मीडिया को ना बताए, जिसके बाद लालिमा रियो से कहती है कि उसे मन चाहे जिस लड़की को डेट करना है कर ले, पर वो शादी तो वो लालिमा से ही करेगा। जिसकी बात सुन लेने के बाद रियो स्माइल कर रहा होता है तो लालिमा उसके स्माइल से इरिटेट होकर उसे कहती है कि ज़्यादा स्माइल मत करो क्योंकि अगर उसका ऐसा ही बर्ताव चलते रहा तो मीडिया वालों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस बात को जानने के लिए। और आगे जैसे ही वो मेकअप रूम से बाहर आती है तो लालिमा हमें बहुत ज़्यादा उदास दिखती है क्योंकि लालिमा भी रियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसकी इतने कोशिश करने के बावजूद वो लड़की जिससे वो नफरत करती है मतलब कि महा, उसे रियो के साथ में देखकर वो इस बात को सहन नहीं कर पाती। पर इन सब चीज़ों के होने के बावजूद वो शूटिंग को कैंसिल नहीं करती और अपने ऐड को पूरा कर देती है। और इसके बाद हम शिन को स्टूडियो में देखते हैं जिसने महा के जैसे कपड़े पहन लिए और वो महा की तरह नकल उतारते हुए कहती है कि अगर वो महा की तरह व्यवहार करेगी तो शायद यूजिन उसे नोटिस कर ले। और उसी वक्त हम महा को देखते हैं जो कि रियो से चैटिंग कर रही थी, जहाँ रियो उसे चैटिंग के थ्रू कहता है कि आज उन दोनों के पास ही समय ना होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। जिस बात से महा उदास हो जाती है
और तभी चिहाक आके इस बात को जान लेते हैं कि माँ उदास है, क्योंकि चिहाक को भी माँ और रियो के बारे में पहले से पता था। फिर आगे हम लालिमा को देखते हैं, जो कि एजेंसी की सभी ट्रेनी को बाहर का खाना खरीद कर ला के देती हैं, पर वो उसे नहीं खाते क्योंकि उनका डाइट प्लान चल रहा है। मतलब कि वो बस वही खाना खाते हैं जो कि उनके डाइट में लिख के दिया जाता है, और इसमें बाहर का खाना अलाउ नहीं होता। तो लालिमा उन सबसे कहती है कि आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, और ना ही वो बाहर जाके किसी को कुछ बताएगी, क्योंकि उसने भी ट्रेनिंग ली थी और वो जानती है इस बात को कि उनका भी मन करता है कि वो बाहर की चीज़ें खाएं। जिसकी ऐसी बातों को सुन लेने के बाद वो सभी लड़कियां लालिमा के साथ बैठकर काफ़ी खुश होते हुए वो खाना खाना शुरू कर देते हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान को देखकर लालिमा को खुशी महसूस होती है। फिर आगे हम देखते हैं कि आधी रात होने पर जब महा अपने घर वापस जा रही थी तो उसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो समय याद आता है जहाँ रियो को उसे आधी रात को मिलने के लिए आया था। और आगे जैसे ही वो रियो को याद कर रही होती है तो हमें रियो को उसके पीछे से चलकर आते हुए दिखता है, जो कि उसके करीब आके महा का नाम लेता है। और रियो को वहाँ पर खड़े हुए देखकर महा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद रियो को उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो आगे वो दोनों सिर में टोपी पहन लेते हैं और मुंह में मास्क लगाकर एक माउंटेन के ऊपर चढ़ाई शुरू करते हैं, जहां माउंटेन के टॉप में चढ़ जाने के बाद वो दोनों वहां पर बैठे हुए कॉफ़ी पीकर नज़ारे के मज़े लेते हैं। जहां कॉफ़ी पीते वक्त महा रियो से कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि वो एक मूवी स्टार के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही है, जिस बात से रियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और आगे जैसे ही वो दोनों वापस घर की ओर बढ़ते हैं तो कार में बैठा हुआ कोई शख्स कैमरा का इस्तेमाल करके उन दोनों की तस्वीर खींच लेता है। मतलब कि वहाँ पर कोई शख्स पहले से मौजूद था जिसकी नज़र उन दोनों पर ही थी, और उसने महा और रियो की काफ़ी सारी तस्वीरें खींच ली हैं। फिर आगे जब महा दिन की शुरुआत होती ही अपने घर से निकलकर शूटिंग के लिए जाने वाली होती है तो उसके नाम पर उसे एक पार्सल दिखती है, जिसे खोलकर देखने के बाद महा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और बस यहीं पर इस पार्ट का अंत हो जाता है, जहाँ पार्ट के एंडिंग में हमें वापस से पुराने समय की क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ रियो गाड़ी से उतरकर गाड़ी के बैक सीट में महा के बैग को ढूंढ रहा होता है, जिसे मैनेजर जून ने छुपाया था। और आगे जैसे ही उसे महा का बैग मिलता है तो वो उस बैग में से एक डायरी को निकाल कर देखता है, जिसे देखते ही वो महा के घर उसे मिलने के लिए चले गया था। जहाँ डायरी के अंदर हम महा की लिखावट को देखते हैं, जिसमें माँ स्टार और 2 दिल के निशान होते हैं, जिसके अंत में VE लिखा होता है, मतलब कि माँ स्टार लव। और बस इसी वक्त रियो को समझ गया था कि महा उसे पसंद करती है। और इसी के साथ पार्ट 7 का अंत यहीं पर हो जाता है।